हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज हिस्ट्री बुक ग्रेड 9 से। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई नोमैडिक ट्राइब्स नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऐसा क्यों होता है कि जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द एनवायरनमेंट ऑफ दिस कंटिन्यूअस मूवमेंट। हमारे एनवायरनमेंट को क्या इससे फायदा होता है, ये जो लगातार इनका मूवमेंट होता है इससे हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके का फायदा होता है। तो इसका आंसर है कि नोमैडिक ट्राइब्स मूव फ्रॉम वन लोकेशन इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर सस्टेनेंस एंड वे ऑफ लाइफ। जो नोमैडिक ट्राइब्स है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन इसीलिए घूमती हैं ताकि वो खुद को भी सस्टेन कर पाए और अपना उनका जो जीने का तरीका है वो भी उसको मेंटेन कर पाए। As they are involved in animal husbandry, the availability of water is paramount to their existence, along with fresh pastures for their animals. क्योंकि ये जो नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं ये ज्यादातर जानवर पालते हैं, इसके लिए इनको फ्रेश वाटर या वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा चाहिए। साथ ही साथ इनको जो है हरी हरी घास चाहिए अपने जानवरों के लिए। When the pasture is depleted, they move to the next area looking for new grazing grounds. अब जब एक जगह इनका जो जहाँ के जानवर घास चरते हैं वो एरिया ऐसा लगता है कि इनको अब वहाँ घास नहीं रह गई है तो ये नेक्स्ट एरिया में मूव कर देते हैं ताकि वहाँ पर जो हरी हरी घास है वो उनके जानवरों को मिल सके। द एडवांटेजेस ऑफ द एनवायरनमेंट आर एज फॉलोज। अब इससे एनवायरनमेंट को क्या एडवांटेज है वो बताते हैं। द एनवायरनमेंट गेट्स अ चांस टू रीग्रो एंड रिकवर, thus maintaining the ecological balance of the area. एनवायरनमेंट को क्या मौका मिलता है कि दोबारा वहाँ पर रीग्रो करता है, फिर दोबारा से घास हरी भरी हो जाती है। इस तरीके से जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उस एरिया का वो बना रहता है। इट प्रिवेंट्स ओवरग्रेजिंग एज वेल एज दिस लेड टू द डिप्ल्यूशन ऑफ फ्यूचर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। अब अगर आपके जो एरिया में घास है जानवर उसी को ही उस इलाके में ही चरते रहेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा ग्रेजिंग होने की वजह से भी जो आगे आने वाले ग्राउंड्स चाहिए होंगे तो उनके लिए घास कैसे रीग्रो करेगी। The manure of the animals helps in fertilizing the soil, which be instrumental in repeating the nomadic process of moving from one location to another a possibility. जो जानवरों की खाद होती है उससे भी सॉइल को काफी ज्यादा एक तरह से फर्टिलाइजर मिलता है और ये काफी हद तक कारगर हो सकती है। जो लगातार नोमैडिक प्रक्रिया होती है मूव करने की एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में, उसकी वजह से जो मिट्टी है वो भी काफी हद तक जानवरों की खाद से उपजाऊ हो जाती है। Discuss why the colonial government in India brought in the following laws. अब आपको ये बताना है कि जो colonial government थी इंडिया के अंदर वो ऐसे कानून क्यों लेके आई। In each case explain how the law changed the lives of the pastoralists. और साथ में ये भी बताना है कि वो जो कानून लेकर आए उसकी वजह से जो पेस्टोरलिस्ट थे उनकी जिंदगियों पर कैसे बदलाव आया। सबसे पहला है वेस्टलैंड रूल्स। The colonial government considered all uncultivated lands or wasteland as unproductive as it neither generated revenue or agriculture produce. जो colonial government थी उनकी नजर में वो वाली जमीन जिस पे कोई खेती बाड़ी नहीं होती या ऐसे ही बेकार पड़ी हुई जमीन जो है उनकी नजर में अनप्रोडक्टिव थी, यानी उसमें कुछ पैदा तो होता नहीं है, ना तो उससे उनको इनकम जनरेट हो रही है, ना ही कोई उनको खेती वाली प्रोड्यूस मिल रही है। In order to bring these wasteland under cultivation, the wasteland rules were enacted throughout India from the mid-19th century. अब इन वेस्टलैंड को भी कल्टीवेशन के लिए लाने के चक्कर में वेस्टलैंड रूल्स लाए गए और पूरी इंडिया के अंदर फ्रॉम mid-19th century से। These lands were given to select individuals with various concessions and encouraged to settle them. अब ये जो जमीनें थी ये इंडिविजुअल्स को एक तरह से चॉइस मिलती थी कि आप इसमें से सेलेक्ट कर लो, आपको कई तरीके के कंसेशन मिलेंगे और उनको बढ़ावा दिया जाता है कि आप यहीं बस जाओ। मोस्ट ऑफ दीज लैंड्स वर अर्लियर यूज्ड बाय द पेस्टोरलिस्ट फॉर ग्रेजिंग। इसमें ज्यादातर जो जमीन थी वो पेस्टोरलिस्ट के द्वारा यूज करी जाती थी, जानवरों की घास जो उनको वहां मिलती थी। So the expansion of cultivation meant that there was a decline in the number of pastures and a problem of pastoralists. अब जितना ज्यादा आप जमीन पर खेती बाड़ी कराएंगे तो उसका मतलब क्या है, जो घास चरने वाली जगह थी जानवरों के उसमें कमी आने लग गई और यही जो है पेस्टोरलिस्ट के लिए समस्या बन गई। फॉरेस्ट एक्ट्स। Various forest acts were enacted in order to produce commercially viable timber like देवदार और साल। बहुत सारे फॉरेस्ट एक्ट्स ऐसे लागू किए गए ताकि जो
काफी हद तक कमर्शियल तौर पे इम्पोर्टेंट है। टिम्बर, देवदार, साल जैसे उनको कमर्शियल तौर पे उगवाया जा सके। Some tracts of forest were declared reserved, which meant pastoralists were denied access to these forests. कुछ जंगल के इलाकों को उन्होंने रिजर्व डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब कि जो पेस्टोरलिस्ट हैं वो इस जंगलों में नहीं एंटर कर सकते। Those were classified as protected. Pastoralists had some customary grazing rights, but their movement were restricted severely. अब उनको जो है एक तरह से प्रोटेक्टेड जो है उसकी कैटेगरी में रख लिया। कहने को जो पेस्टोरलिस्ट थे उनके पास कुछ अधिकार थे कि भाई इनको जानवरों को चरने दिया जाए, लेकिन उनके मूवमेंट को जो है अब पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया गया। These laws were enacted as the colonial authorities believed that grazing destroyed roots and depleted the fertility of the forest. ये लॉज जो है इसलिए लागू करी गई क्योंकि कॉलोनियल अथॉरिटीज का ये मानना था कि ग्रेजिंग के कारण जो रूट्स हैं वो जो है खराब हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, और उससे जो फर्टिलिटी है सॉइल की जंगलों के अंदर वो इसमें भी काफी कमी आती है। It affects the pastoralists in the sense that their movement was restricted with specific timings to control how much time they spent in the forest. इससे पेस्टोरलिस्ट पे इसलिए भी असर पड़ा क्योंकि उनके मूवमेंट को एक तो कंट्रोल कर दिया गया, साथ ही साथ उनको एक समय दे दिया गया कि कितनी देर तक के लिए आप अपना समय जंगल में बिता सकते हैं। One can safely say their lives were ruled by the permits of the forest department. तो हम ये भी कह सकते हैं कि उनकी जिंदगी जो है वो किससे चल रही थी कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का आपको परमिट मिलेगा तभी आप जंगल में एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप अपनी मर्जी से जंगल में भी नहीं जा सकते। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। The British authorities regarded nomadic people with suspicion and contempt. अब जो ब्रिटिश अथॉरिटीज थी वो नोमैडिक लोगों को हमेशा शक शुबा की निगाह से देखती रहती थी। Nomadic tribes moved from one place to another in search of grazing grounds. ज्यादातर जो नोमैडिक लोग होते हैं वो अपने जानवरों को लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। This made it difficult for them to control and identify such people. अब ऐसे में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको बड़ा मुश्किल हो रहा था ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, उनको कंट्रोल करना। While on the other hand, they saw the settled people as peaceful and law abiding. दूसरी तरफ ये देखते थे जो लोग बस गए हैं वो काफी शांति प्रिय हैं, कानून को मानते हैं। Thus, in order to bring nomadic and pastoralist people under their control, the British passed the Criminal Tribes Act in 1871. अब इसी तरीके से नोमैडिक और पेस्टोरलिस्ट लोग जो है उनको अपने कंट्रोल के लाने के लिए जो ब्रिटिश थी उसने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया 1871 में। थ्रू दिस एक्ट, communities of craftsmen, traders, pastoralists were classified as criminals by birth and nature. नतीजा क्या हुआ, इस एक्ट की वजह से जो क्राफ्ट्समैन थे, जो ट्रेडर्स थे या जो पेस्टोरलिस्ट थे, उनके समुदायों को जो है क्रिमिनल्स करार दे दिया गया बर्थ और नेचर से। मतलब ये जो है सब क्रिमिनल्स की कैटेगरी में आती है। They were forced to settle in one location and could not move without a permit. उनको मजबूर किया गया कि वो एक ही लोकेशन में सेटल होंगे और वहां से बिना परमिशन के हिलेंगे नहीं। The village police kept a close watch on them as a result. अब जो गांव की पुलिस थी वो उन पर बहुत ज्यादा कड़ी निगाह रखती थी इसी नतीजे से। फिर है ग्रेजिंग टैक्स। In order to increase its revenue, the colonial government imposed a tax on land, salt, canal water and also animals. अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, लैंड, सॉल्ट, कैनाल वाटर, यहाँ तक कि जानवरों पर भी टैक्स लगा दिया। पेस्टोरलिस्ट हैड टू पे अ टैक्स ऑन एवरी एनिमल दे टुक टू ग्रेजिंग इन देयर पैस्चर। जो पेस्टोरलिस्ट थे अब उनको जो है हर एक वो जानवर जो वो ग्रेजिंग के लिए ले जाते थे पैस्चर्स में उसका उन्हें टैक्स देना पड़ता था। द ग्रेजिंग टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द मिड 19th century. मिड 19th century में ये ग्रेजिंग टैक्स आया। In the 1850s, the right to collect these taxes was auctioned off to contractors. 1850 में क्या हुआ, ये जो अधिकार था टैक्स कलेक्ट करने का अब ये जो है ऑक्शन के थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया गया। The contractors on their part tried to extract as much as tax as possible in order to recover the money they paid to the government. अब कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर रहे हैं अपनी तरफ से कि वो ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो उस पैसे को रिकवर कर पाए जो उन्होंने गवर्नमेंट को दिया है। In order to pay less, the pastoralists had to decrease the number of animals they took for grazing. अब कम से कम टैक्स देना पड़े, कम से कम उनको पैसे देने पड़े, उस चक्कर में जो पेस्टोरलिस्ट थे उन्होंने अपने जानवरों की संख्या भी कम कर दी जो वो चराने के लिए ले जाते थे। Give reasons to explain why the Maasai community lost their grazing lands. अब आपको वो कारण बताने हैं कि कैसे मसाई कम्युनिटी जो है वो अपनी ग्रेजिंग लैंड से हाथ धो बैठी। In the late 19th century, it was to be known as the Scramble for Africa.
लेट 19th सेंचुरी हम जिसको कह सकते हैं स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, क्योंकि यूरोपियन इंपीरियल पावर्स स्लाइसिंग अप द रीजन इनटू डिफरेंट कॉलोनीज विद लिटिल टू नो रिगार्ड अबाउट द लोकल सेंटिमेंट्स। जो यूरोपियन इंपीरियल पावर्स थी उन्होंने उस क्षेत्र को जो कहते हैं ना स्लाइस में, टुकड़ों में भाग देना शुरू कर दिया, अलग अलग कॉलोनीज बनाने लग गए, जिसमें उन्होंने जो लोकल सेंटिमेंट्स थे उनका ना तो रिस्पेक्ट करी ना कोई रिगार्ड करा। In 1885, the land of the Masai land was cut into half with an international boundary between British Kenya and German Tanzania. 1885 में जो लैंड ऑफ मसाई थी, मसाई लैंड, उसको कट कर दिया गया हाफ में। एक इंटरनेशनल बाउंड्री बन गई ब्रिटिश केनिया और जर्मन तंजानिया के बीच में। As a result, the best grazing lands were reserved for white settlers, with Masai being pushed into a small area in the southern Kenya and northern Tanzania. नतीजा क्या हुआ कि जो सबसे अच्छी ग्रेजिंग लैंड थी अब वो तो रिजर्व कर दी गई जो व्हाइट लोग थे उनके लिए जो वहां बस रहे थे, और मसाई को जो है पुश कर दिया गया बहुत छोटे से इलाकों में सदर्न केनिया और नॉर्दर्न तंजानिया के। लार्ज एरियाज ऑफ ग्रेजिंग लैंड वर आल्सो टर्न इनटू गेम रिजर्व्स लाइक द मसाई मारा एंड सांबुरू नेशनल पार्क इन केनिया एंड सेरेंगेटी पार्क्स इन तंजानिया। बहुत बड़े बड़े जो ग्रेजिंग लैंड के इलाके थे उनको जो है गेम रिजर्व्स में कन्वर्ट कर दिया गया, जैसे कि मसाई मारा या सांबुरू नेशनल पार्क जो केनिया में है, या सेरेंगेटी पार्क जो तंजानिया में है। Pastoralists were not allowed to enter these reserves. They could neither hunt animals nor graze their herds in these areas. आज जो पेस्टोरलिस्ट थे उनको ना तो अलाउ किया जाता था कि वो इस रिजर्व्स में एंटर करें, ना उनको अलाउ किया गया कि वो यहाँ पर जानवरों का शिकार कर सकते थे, ना ही वो अपने जो जानवर थे उनको इन इलाकों में चरा सकते। There are many similarities in the way in which the modern world forced changes in the life of pastoral communities in India and East Africa. बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं तरीकों में, जिससे जो मॉडर्न वर्ल्ड था उसने काफी ज्यादा जबरदस्ती चेंजेस करे जो लाइफ थी पेस्टोरल कम्युनिटीज की इंडिया और ईस्ट अफ्रीका में। Write about any two examples of changes which are similar for Indian pastoralists and Masai herders. अब आपको दो एग्जाम्पल्स बताने हैं उन चेंजेस के जो काफी हद तक सिमिलर थे इंडियन पेस्टोरलिस्ट और मसाई हर्डर्स के बीच में। इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका वर अंडर द ऑक्यूपेशन बाय यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स। चाहे इंडिया हो चाहे ईस्ट अफ्रीका हो, दोनों ही किसके अंडर थी? यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स के। देयर वर मेनी सिमिलैरिटीज इन बोथ द रीजन्स वर एक्सप्लॉइटेड बाय दीस पावर्स। और बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है जिसमें इन दोनों ही क्षेत्र में काफी ज्यादा इन पावर्स के द्वारा शोषण किया गया। पहला है फॉरेस्ट लॉज। Various forest laws were also responsible for changing the lives of the pastoralists both in India and Africa. जो बहुत सारी जंगल के कानून बनाए वो भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं जो पेस्टोरलिस्ट थे इंडिया और अफ्रीका में उनकी लाइफ पर असर डालने के लिए। In India, the forests were classed as reserved and protected. No pastoralists were allowed to access into the reserved forest. इंडिया में फॉरेस्ट को जो है कैसे कर भाग दे दिया गया था कि ये रिजर्व्ड है, ये प्रोटेक्टेड है, तो कोई भी पेस्टोरलिस्ट अलाउड नहीं था कि वो जो है इन रिजर्व फॉरेस्ट में या प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में एंटर कर सके। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज द मसाई पीपल हैव फेस्ड इज द कंटीन्यूअस लॉस ऑफ देयर ग्रेजिंग लैंड्स। सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो मसाई लोगों ने झेली वो ये थी कि लगातार उनकी जो ग्रेजिंग लैंड्स थी वो उनके हाथों से छिन रही थी। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इंक्रीज द लोकल पीजेंट्स टू एक्सपैंड कल्टीवेशन। जो लोकल कॉलोनियल गवर्नमेंट थी वो क्या कर रही थी कि वहां की जो लोकल जनता थी उसको बार बार कर रही थी कि जो है तुम ज्यादा से ज्यादा खेती बाड़ी करो। दूसरा था क्लोजिंग ऑफ बॉर्डर्स। इन अफ्रीका मसाई लैंड वाज कट इनटू हाफ विद द इंटरनेशनल बाउंड्री द ब्रिटिश केनिया एंड जर्मन तंजानिया। The best land was taken over by the white settlers and the local were pushed into small areas with restricted pasture. अफ्रीका के अंदर मसाई लैंड को दो भागों में बांट दिया गया जिसमें एक इंटरनेशनल बाउंड्री हो गई अब कि एक तरफ ब्रिटिश केनिया है, एक तरफ जर्मन तंजानिया है। जो सबसे अच्छी जमीन थी वो व्हाइट सेटलर्स ने ले ली और जो लोकल्स थे उनको पुश कर दिया गया एक छोटे से एरिया में जहां पे वो अपने सीमित उसमें ही पेस्टर्स को चरा सकते। In India, the division of the country forced the Raikas to find out the new pastures in Haryana as due to the political division, they were no longer allowed to go to Sindh, which became a province of Pakistan. इंडिया के अंदर जो कंट्री का विभाजन हुआ उसकी वजह से जो रायकास थे अब उनको जो है मजबूरी में अपने नए पेस्टर्स जो है हरियाणा में चलाने पड़े। क्यों? पॉलिटिकल तौर पे जो डिवीजन हुआ था उसके अनुसार अब वो सिंध तो जा नहीं सकते थे क्योंकि वो जो है पाकिस्तान का एरिया बन गया। द सिंध प्रोविंस has become a part of Pakistan and the herders cannot. सिंध प्रोविंस था अब वो पाकिस्तान का हिस्सा था और जो हर्डर्स थे अब वो फिर वहां। तो ये थे आपके चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। आपको अच्छे लगे, समझ में आए, सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।